हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन रिसर्च पर। तो आज की क्लास हमारी रहेगी यूपी पीसीएस के अनसॉल्व पेपर की, जो 2023 में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं और हर पेपर को जो भी हैं हम उन सभी को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा रहेगा 2023 का जो पेपर है इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारे क्वेश्चन रहेंगे भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बने हैं 2023 में उन सभी के बारे में वन बाय वन करके एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह हो जाता है, निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया है? तो जो कौन थे, फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान जो संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया है वह किसने किया था? अजीजुद्दीन ने किया था। जो अजीजुद्दीन खान थे इन्होंने किया था। देखते हैं इसमें जो दयायल ए फिरोज शाही फारसी भाषा में लिखा गया एक उल्लेखनीय काव्य ग्रंथ है। तो इसकी रचना जो है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर उसके दरबारी कवि अजीजुद्दीन खान ने की थी। इस ग्रंथ में विभिन्न विषयों के 300 संस्कृत अनुवाद हैं। ये ग्रंथ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को नागरकोट के निकट ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, तो इस प्रकार ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। जो अजीजुद्दीन खान थे इन्होंने नागरकोट के दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट से उत्तर दीजिए। तो सूची 1 हमारी क्या हो जाएंगी, इसमें पुस्तकें हो जाएंगी और सूची 2 में क्या हो जाएंगी, हमारी जो है इसके विषय हो जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी पुस्तक मिरात ए सिकंदरी। कौन सी हो जाएगी? मिरात ए सिकंदरी। सेकंड हो जाती है बुरहान ए मासिर। थर्ड हो जाती है रियायत उस सलातीन। थर्ड फोर्थ हो जाएगी हमारी रियाजुल ईसा। तो जो मिराज ए सिकरी है यह कौन सी हमारी हो जाएगी? गुजरात विजय हो जाएगी। तो हम देखते हैं जो पहला है वो कौन सा हो जाएगा? गुजरात विजय। तो ए का कौन सा हो जाएगा? ए का हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। 4 किसमें हो गया? इसमें हो गया और इसमें हो गया। तो हम कौन सा काट देंगे? सेकेंड वाला भी काट देंगे और थर्ड वाला भी काट देंगे। अब हम देखते हैं कि बुरहान ए मासिर, जो बुरहान ए मासिर है वो कौन सी हो जाएगी? बहनवी के अहमदनगर का इतिहास हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि बी का सेकंड इसमें भी हो जाता है और बी का सेकंड इसमें भी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रियायत उस सलातीन। जो रियायत उस सलातीन है वो कौन सा हो जाएगा? बंगाल का इतिहास हो जाएगा। अब सी का फर्स्ट किसमें है? सी का फर्स्ट है ए वाले में। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? जो फर्स्ट आंसर है ये ए हो जाता है, ये बी, ये सी और डी। तो जो ए वाला है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको मिरात ए सिकंदरी, तो जो मिरात ए सिकंदरी कौन सी हो जाएगी हमारी? सॉरी, बुरहान ए मासिर ये सेकंड हो जाएगी। मिरात ए सिकंदरी जो है गुजरात की विजय। नेक्स्ट आता है बुरहान ए मासिर, कौन सी हो जाएगी? बहनवी के अहमदनगर का इतिहास हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बहनवी के अहमदनगर का इतिहास हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो है रियाज उल सलातीन हो जाएगी। वो कौन सा हो जाएगा? बंगाल का इतिहास। सियाज उल ईसा क्या हो जाएगी? सियाज उल ईसा जो है पुस्तक वो किसकी हो जाएगी? सलातीन महमूद गांवों के पत्रों का संग्रह हो जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी है? तो जो दिल्ली पर जो वायसराय पर बम फेंका गया था इसका उत्तरदायी कौन हो जाएगा? जो अनुशीलन समिति है वो इसकी उत्तरदायी हो जाएगी। तो इसको देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या हो जाती है। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र
केस के रूप में प्रसिद्ध है। जो हार्डिंग बम कांड था, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 3 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद्र, दीनानाथ भाई, बाल मुकुंद और बलराज महिला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्षों की सजा दी गई। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे तथा मुकदमे से बच गए थे। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? तो इसमें पूछा गया कि कौन सा जो है दर्शन प्रचारक रह जाएगा। तो जो होते हैं हमारे वैशेषिक किससे जुड़े हुए हैं? वैशेषिक पतंजलि है इनका। वैशेषिक किसका हो जाएगा? पतंजलि का। या फिर उत्तर मीमांसा किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा उत्तर मीमांसा? कपिल। और जो हमारा जाता मीमांसा, वो किसका हो जाएगा? कण्व या कनद का। न्याय हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा? गौतम का हो जाएगा। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है? न्याय जो है वो किसका है? गौतम का हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, दर्शन जो है, दर्शन किसका हो जाएगा? दर्शन जो है, दर्शन के प्रवर्तक कौन? ये हमारे कौन हो जाएंगे? दर्शन। ये हो जाएंगे प्रवर्तक। जो सांख्य के जो प्रवर्तक वो कौन हो जाएंगे? कपिल हो जाएंगे। जो योग है, योग के कौन हो जाएंगे? पतंजलि हो जाएंगे। चारवाक के चारवाक हो जाएंगे। न्याय के कौन हो जाएंगे? गौतम हो जाएंगे। वैशेषिक के कणाद हो जाएंगे। पूर्व मीमांसा के कौन हो जाएंगे? जैमिनी हो जाएंगे। उत्तर मीमांसा के बादरायण हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प है। न्याय के कौन हो जाएंगे? गौतम। ये हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो भारत में जनगणना का काम सबसे पहले कब किया गया था? 1871 में। तो हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। 1865 में भारत सरकार और गृह सरकार ब्रिटेन सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई और 1871 में एक सामान्य जनसंख्या जनगणना की जाएगी। वर्ष 1866 से 1867 में देश के अधिकांश हिस्सों में वास्तविक गिनती के द्वारा जनगणना की गई, जिसे 1872 की जनगणना के रूप में जाना जाता है। इस जनगणना में अंग्रेजों के कब्जे वाले या नियंत्रित सभी क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था। 1881 की जनगणना को 17 फरवरी 1881 को W.C. प्रोडेन भारत के जनगणना आयुक्त के द्वारा की गई आधुनिक समकालिक जनगणना की दिशा में एक महान कदम था। तब से हर साल में एक बार निर्बाध रूप से जनगणना की जाती रही। इस तरह ब्रिटिश अधीन भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1871 से 72 में हुई है। तो अगर हम अभी वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में हमारी जनगणना जो लास्ट टाइम है वो कौन सी मानी जा रही है? 2011 वाली मानी जा रही है। 2011 में जनगणना हुई थी, उसी के द्वारा माना जा रहा है। तो विकल्प हमारा कौन सा? ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? जो चरक संहिता है वो कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? इसमें 120 अध्याय और 8 खंड दिए हुए हैं। तो चरक संहिता में कितने हैं? 120 अध्याय हैं और 8 खंडों में विभाजित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1980 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो जो 1980 में जो संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन था, वो किसके द्वारा किया गया था? इंद्र नारायण जो थे द्विवेदी, इनके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा जो किसान सभा का गठन किया गया था। इसकी समरी देखेंगे। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया।
संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1980 को इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय प्रयासों से यूपी किसान सभा स्थापना हुई। इस किसान सभा में अवध की भागीदारी सबसे अधिक रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकार था। तो जो भागदू था ये कौन कौन सा अधिकारी रहा था। तो जो भागदू था वो कौन सा अधिकारी हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा राजस्व कर जमा करने वाला। तो बाकी हम इसकी समरी देख लेते हैं। वो हो जाता है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। इसको अर्थ मंत्री होता था। जबकि अच्छवाय यदूत अधिकारी एवं आय व्यय जनगणना होता था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मिलिंद पनौ राजा मिलिंद तथा एक बौद्धिक भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है वह भिक्षु थे। वो कौन हो जाएंगे, जो हमारे भिक्षु थे मिलिंद पनौ और राजा मिलिंद जो है वो हो जाएंगे नागसेन हो जाएंगे। इसकी समरी देखते हैं। मिलिंद पनह या मिलिंद पनौ मिलिंद के प्रश्न एक पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ है जिसका रचना काल लगभग 100 ईसा पूर्व रहा है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नागसेन हो जाएगा। निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कलाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये बाजीराव प्रथम और आ जाएगा हमारा नारायण राव और माधव राव। इनको क्या हमें सीरियल वाइज लगाना है कि कौन पहले रहे थे। तो इसको हम देखते हैं कौन सा हो जाएगा। हमारा पहला हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ जो 1713 से 1720 तक रहे। और फिर आ जाएगा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक। माधव राव हो जाएंगे वो 1761 से 1772 तक हो जाएंगे। और नारायण राव हो जाएंगे 1772 से 1773 तक हो जाएंगे। तो पहला हमारा कौन सा हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, दूसरा हो जाएगा बाजीराव प्रथम, तीसरा हो जाएगा माधव राव और चौथा हो जाएगा नारायण राव हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो हो जाएगा उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया। तो इसमें कौन सा सही हो जाएंगे, एक और दो क्या हो जाएंगे, दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अब इसकी समरी देखते हैं। व्याख्या ईवी रामस्वामी नायकर या पेरियार शुरू में असहयोग आंदोलन के उत्साही समर्थक थे, लेकिन 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस गैर ब्राह्मणों की चिंताओं को महत्व में ना तो समझ थी और ना ही वह इच्छुक थे। तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी मिलती है या वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा राइट आंसर विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है जबकि वायु पुराण है वह गुप्त वंश से संबंधित है। वायु पुराण किससे हो जाएगा, गुप्त वंश से संबंधित हो जाएगा। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन राजवंश से संबंधित है। तो इसमें दोनों कथन सही है, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कलानुक्रम है। तो इसमें पूछा गया जो प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण हुए थे जिन जिन लोगों ने किए थे उसमें से कौन सा इसका सही जो है सीरियल हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं इसका कौन सा सही सीरियल हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा भारत
पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण पारसिया ईरान के हकमनी साम्राज्य की ओर से होने के साक्ष्य मिलते हैं। ईरानी साम्राज्य के शासक को पराजित कर यूनानी मुख्य शक्ति के रूप में सामने आए। तत्पश्चात भारत पर यमनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ। फिर भारत पर शकों का आक्रमण हुआ। शकों के बाद पार्थियंस का आधिपत्य स्थापित हुआ। कुषाण चीन युची जाति संबंधित है जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये हो जाएगा, पहला कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला हो जाएगा पार्शिया ईरान, फिर हो जाएगा यूनान, यमन, शक, पार्थियंस और कुषाण हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी में कौन सा था? यूनानी, और कौन सा हो जाएगा? यूनानी के बाद शक और कुषाण। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो व्यवस्था है वे किसके द्वारा की गई थी? 1919 का जो अधिनियम है इसके द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो इसको देख लेते हैं। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना सन 1920 में ब्रिटेन के राजा सम्राट जॉर्ज पंचम के शाही फरमान द्वारा 23 दिसंबर 1919 को हुई थी। जब 1919 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया था, मूल रूप से इसमें लगभग 120 सदस्य शामिल थे और उनमें से 180 सदस्य महत्वपूर्ण रियासतों से थे। उन्हें सीधा प्रतिनिधित्व दिया गया। शेष 12 सीटें और शेष 127 भारतीय रियासतों के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित की गई थी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला हो जाता है, वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया। सेकंड हो जाता है, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, जो वह था कैप्टन हॉकिंस जो थे वह तुर्की भाषा के बहुत अच्छे ज्ञाता रहे थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कप्तान विलियम हॉकिंस अगस्त 1608 में भारत सूरत पहुंचा। तो कथन जो है वो एक है, वो कैसा हो जाएगा? गलत। विलियम हॉकिंस और जागीर दोनों तुर्की भाषा के अच्छे जानकार रहे थे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो कथन दो कौन सा हो जाएगा? दो जो है वो सही कथन हो जाएगा। तो आयोग द्वारा इसका उत्तर क्या माना गया है? लेकिन आयोग द्वारा इसका उत्तर कौन सा माना गया है? ए माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर को चुनिए। तो पहली सूची का आ जाएगी, इसमें क्या हो जाएंगे? पुरातात्विक स्थल हो जाएंगे और इसमें वर्तमान स्थान हो जाएंगे। नेवास राजस्थान, ईसमपुर तमिलनाडु, डिडवाना राजस्थान, उड़ियाम गुफा तमिलनाडु। तो अब हम देखते हैं इसको कौन सा किसमें सुमेलित किया जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डिडवाना, जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं की अंतिम थी। तो जो कालक्रम की दृष्टि से देखते जो आखिरी घटना थी वह कौन सी रही थी? तो आखिरी घटना की अगर हम बात करते हैं, जो भोपाल विद्रोह है, ये सबसे आखिरी घटना रही थी। तो इसमें पहली कौन सी हो जाएगी? पहली हो जाएगी होम रूल, जो कब हुई थी? 1916 में हुई थी। होम रूल कब हुई थी? 1916 में। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगर खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे, ये कब हुआ था? अक्टूबर 1919 में हुआ था। भोपाल विद्रोह की बात करते हैं, ये कब हुआ था? 1921 में हुआ था। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? आखिरी विद्रोह हुआ था। अब आगे देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के
हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो इसका क्या हो जाएगा? रानी झांसी रेजिमेंट हो जाएगा। तो आप देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में अक्टूबर 1943 में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। उन्होंने आजाद हिंद फौज में आजाद ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट स्थापित की। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट महिला रेजिमेंट से संबंधित थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खदीर खरीदा तार कौन था? जो खरीदा तार था वह कौन था? खरीदा तार को क्या बोला जाएगा? वह कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था, या फिर शाही महल का प्रधान संरक्षक था, या फिर अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता है, या फिर परगना का प्रमुख अफसर था। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? इसमें से राइट आंसर हमारा हो जाएगा फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। इसकी डिटेल देख लेते हैं। जो खरीदार था फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। निम्नलिखित में से कौन महिला समता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन है जो महिला सत्ता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? वह हो जाएंगे कनकलता बरुआ हो जाएगा, या फिर हो जाएगा मातंगिनी हजारा हो जाएगा, या शांति घोष हो जाएगा, या अरुणा आसफ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? शांति घोष जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। देख लेते हैं इसकी डिटेल। शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, जबकि कनकलता बरुआ बरुआ मातंगिनी हजारा और अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। शांति घोष क्रांतिकारी घटना से संबंधित है। सन 1931 में बंगाल की दो स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुचिति चौधरी ने कुमिल्ला के जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का जो स्थान है, विद्रोह का जो आरंभ है सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? झांसी 11 मई 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857, लखनऊ 4 मार्च 1857, मेरठ 10 मई 1857। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, अगर नहीं की बात करते हैं तो इसमें से हो जाएगा झांसी जो है 11 मई 1857, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसकी समरी देखते हैं। झांसी जो है वो कब हुआ था? विद्रोह 5 जून 1857 को हुआ था। लखनऊ में 30 मई 1857 को हुआ था। मेरठ में 10 मई 1857 को। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए को सही उत्तर माना गया है। तो जो विकल्प ए है इसमें, इसको सही उत्तर माना गया है, झांसी 5 जून 1857। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या समाप्त की थी? कौन से शासक ने थी जिसने गौ हत्या और जजिया का जो था वो समाप्त किया था? वह हो जाएगा जैनुल आबिदीन। कौन हो जाएगा? जैनुल आबिदीन इसमें से हो जाएगा। और इसकी समरी देखते हैं। सिकंदर शाह के पश्चात अली शाह 1413 एंड 20 कश्मीर का शासक बना। अली शाह छोटे भाई शाही खां को सत्ता संघर्ष में पराजित कर कश्मीर का शासक बना। उसने जैनुल आबिदीन की उपाधि धारण की। वह धार्मिक दृष्टि से उदार था। शासक बनने के पश्चात उसने गौ हत्या पर प्रतिबंध, हिंदुओं पर आरोपित अंत्येष्टि कर तथा जजिया कर को वापस लिया। जजिया समाप्त करने वाला पहला शासक है वो कौन हो जाएगा? जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक हो जाएगा जैनुल आबिदीन हो जाएंगे। तो विकल्प हमारा कौन सा? विकल्प जो डी है जैनुल आबिदीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो इसमें से कौन हो जाएगा जो हड़प्पा संस्कृति पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? वो हो जाएगा आलमगीर पुर हो जाएगा इसका राइट आंसर।
तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल आलमगीर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। सबसे उत्तरी पुरास्थल मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है तथा सबसे दक्षिण पुरास्थल दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो टोटल कितने क्वेश्चन आए हुए हैं हिस्ट्री के? टोटल यहाँ पे आए हुए हैं 25 क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि कब थे? 2023 का जो पेपर है उसमें यूपीपीएससी के कितने क्वेश्चन बने हैं? यूपीपीएससी के 25 क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री से बने हुए थे। ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। कल आपके होंगे भारत और विश्व का भूगोल। किसका होगा? भारत और विश्व का भूगोल। तो इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2023 में वो आपको कंप्लीट कराए जाएंगे।